नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और बड़ी बहस में आज चर्चा होगी मिशन 24 को लेकर। दरअसल 5 राज्यों में चुनाव प्रचार के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां बेहद तेज कर दी हैं। बीजेपी ने प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर अपने विस्तारकों को भेज दिया है। लखनऊ में गुरुवार को बैठक के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने विस्तारकों को उनकी भूमिका समझाई, साथ ही उनसे लोकसभा क्षेत्रों में ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की भी अपनी तैयारी है। हालांकि इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस के बीच घमासान भी मचा हुआ है, लेकिन ऐसे में तैयारियां जारी है। और कौन किस पर पड़ेगा भारी के मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस एक खास पैनल के साथ। लेकिन उसके पहले आपको सभी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं और इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट दिखाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में विस्तारक तैयार कर लिए हैं। ये विस्तारक लोकसभा में रहकर वहां की जमीनी रिपोर्ट तय करेंगे और इस रिपोर्ट को वो दिसंबर तक प्रदेश संगठन को सौंप देंगे। आपको बताते चलें कि ये रिपोर्ट उन्हें दिसंबर तक प्रदेश संगठन को सौंपनी है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही बीजेपी लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाएगी। गुरुवार को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर सभी लोकसभा सीटों के विस्तारक को टारगेट और चुनौती तैयार का ब्लूप्रिंट सौंपा गया। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल ने इन्हें समझाया कि वे लोकसभा में रहकर पूरे संसदीय क्षेत्र की रिपोर्ट दें। ये अपने तय क्षेत्र में रहकर जमीनी रिपोर्ट तैयार करने के बाद प्रदेश कार्यालय तक भेजेंगे। इन्हें भाजपा की बूथ स्तर तक सामाजिक जातीय समीकरण देखने, प्रभावशाली लोगों की सूची बनाने के साथ भाजपा संगठन की गतिविधियों की नियमित जानकारी तैयार करनी है। ये विस्तारक ये भी देखेंगे कि बूथ और पन्ना समितियां गंभीरता से अपना काम कर रही हैं या नहीं। ये सारी रिपोर्ट ये विस्तारक हर रोज तैयार करेंगे। ये लोकसभा के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और वहां अलग अलग जातियों, अलग अलग पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोगों से बात भी करेंगे। इसके अलावा वे लोग मंदिरों, बाजारों, धर्मगुरुओं के साथ प्रभावशाली लोगों से भी संपर्क करके अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और अपनी रिपोर्ट में ये भी देखेंगे कि मौजूदा प्रत्याशी की लोकप्रियता कितनी है, किस वजह से लोकप्रियता घट रही है या बढ़ रही है। इसके अलावा जीतने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, ये भी देखा जाएगा। हालांकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अपने स्तर से 3 तरह के सर्वे भी करा चुका है और इन सभी आधार पर मौजूदा सांसदों का टिकट भी तय होगा। इसके अलावा वे संगठन वहां कितना कमजोर है इसकी भी रिपोर्ट देंगे। बूथ स्तर तक का जो ढांचा है वो इसी रिपोर्ट के आधार पर ठीक किया जाएगा। तो आपको बताते चलें कि जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सतर्क है, उनके काम अब जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं। ऐसे में अब सभी 80 लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने विस्तारक तैनात कर दिए हैं, जो वहां रहकर जमीनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और इस रिपोर्ट को दिसंबर तक संगठन को सौंप देंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। 24/7 काम करने वाले हमारे पास हमारे नेतृत्व है, हमारे कार्यकर्ता हैं और उसी दिशा में लगातार भारतीय जनता पार्टी अग्रसर रहती है। सरकारें बनती हैं, सरकारें जनता के हितों के लिए काम करती हैं, पर संगठन अपनी प्रक्रिया को लगातार जारी रखता है और संगठन लगातार लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों पर अपनी विजय पताका फहराने की तैयारी कर रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसी भी विपक्षी दल का खाता नहीं खुलेगा। ऐसा है कि रणनीति बनाना और कुछ नए नए मंसूबे पालना, यही इनके पास बचा है, क्योंकि 10 साल में इन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है और लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर प्रधानमंत्री ने हिंदू मुसलमान किया है। बेरोजगारी 45 साल के हाईएस्ट पर है। और इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल चर्चा में जुड़ चुका है। सभी मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। दीपक बघेल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रेम नारायण सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और डॉक्टर संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। दीपक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे, क्या कुछ खास है और विस्तारकों की क्या भूमिका होगी, पहले शुरुआत आप ही से कर लेते हैं।
उसके बाद फिर सपा और कांग्रेस का रुख करेंगे। दीपक जी। जी धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 2024 के इलेक्शन के लिए शुरू से ही तैयार थी। जब हमने विधानसभा का चुनाव खत्म किया, उसके बाद नगर निकाय के चुनाव में गए और नगर निकाय के चुनाव के बाद सीधी हमने तैयारी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। और लगातार देखिए, विस्तारक की योजना ही हमारी पहली योजना नहीं है। हम इससे भी पहले भी सभी चुनावों के अंदर विस्तारकों को भेजते रहे और ये उसी का एक क्रम में आज हम विस्तारकों को पुनः भेज रहे हैं। आज 80 की 80 लोकसभा सीटों के ऊपर हमारे विस्तारक जा रहे हैं। वो लगातार बूथ से लेकर शक्ति केंद्र और मंडलों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वहां पर सरकार की नीतियों को, संगठन की योजनाओं को वहां पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से जो 2019 के अंदर हमने जो 14 लोकसभा सीटें किसी प्रकार से हारी थी, उन सभी लोकसभा सीटों पर पुनः किस प्रकार से जीत हासिल की जाए, इसके लिए उनको बिल्कुल तैयारी के साथ में हमारे यहाँ पर एक सेनापति के रूप में वहां पर मुस्तैदी के साथ में काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। चलिए ठीक है, किसी कारणवश हारी थी, हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है। अशोक जी क्या कहेंगे? 80 में 80 का नारा तो बीजेपी दे रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल और घोसी उपचुनाव जीतने के बाद तो आप लोग बहुत मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सेमीफाइनल जीत लिया, लेकिन फिर भी सपा टक्कर देने के मूड में है पूरी तरह से 80 विधानसभा में। फिर अलायंस पे पूछूंगा मैं आगे प्रेम नारायण जी से। जी, मैं स्पष्ट रूप से सभी को नमस्कार करता हूं और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं भाई कि इस समय भारतीय जनता पार्टी जो हथकंडे पिछले चुनाव में अपना चुकी है उससे अलग करके कुछ हथकंडे सोच रही होगी कि हथकंडे अपनाएं, लेकिन जनता बहुत समझदार हो गई है। जनता ने 2014 में और 19 में जो वायदे किए, जिस तरह से खोखले वादे किए, झूठ का पुलिंदा बनाया भाजपा ने, और जिस तरह से डे टू डे, दिन ब दिन जनता की हालत बदतर होती जा रही है हर सेक्टर में। चाहे नौजवान बेरोजगार है, सड़कों पर घूम रहा है, उसके 18 करोड़ रोजगार, 19 करोड़ रोजगार 9.5 साल हो गया, 2 करोड़ के हिसाब से 19 करोड़ रोजगार कहाँ है ये देख रहा है। आज महंगाई इतने चरम पर है कि जो मोदी जी पहले ढोल थे, बिल्कुल हल्ला मचाते थे पेट्रोल डीजल और गैस के नाम पर, तमाम क्लिप्स हैं उनके मौजूद हैं, आज वो उसका एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। महंगाई आसमान छूती जा रही, जनता की कमर टूटती जा रही है, उनको कोई चिंता नहीं है। आज बेरोजगारी का यह आलम है कि आज झूठा पुलिंदा साबित हो गई भाजपा। किसानों की यह हालत है कि किसान भुखमरी के कगार पर तो वही है, आज आत्महत्या करने को मजबूर है। उनके आज दोगुनी नहीं हुई, आज किले से कहा गया सारी चीजें। हालात ये है कि चाहे महिलाएं हो, आज उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है अभी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, तिवारी सर, एक बात बताइए, जनता भी जानना चाह रही होगी, हमारे दर्शक, कि समाजवादी पार्टी क्या कांग्रेस अलायंस के साथ यानी इंडिया गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी? उसको लेकर क्या आप लोगों की तैयारी है? क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हम लोग जब कवर कर रहे थे तो कुछ एक जैसा दिखाई नहीं दिया। अखिलेश जी का मंच अलग, कमलनाथ जी का मंच अलग, बातें अलग, तो वो मेलजोल थोड़ा सा दूर होता हुआ दिखाई दिया मौजूदा विधानसभा चुनाव में। देखिए, आप चैनल है, मीडिया है, आपके समक्ष सारी बातें स्पष्ट है। मध्य प्रदेश का या 5 राज्यों के जो भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर कोई अलायंस इंडिया का नहीं है। वहां पर सभी दल अपने अपने सिद्धांतों, अपने अपने मूल्यों, अपने अपने कार्यकर्ताओं, अपने अपने जनता जो उनके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन छुरा घोंपने जैसी बात, विश्वासघात जैसी बात, ये भी मुझे बीच में टोकेंगे तो कैसे बात पूरी करूंगा? फ्लो तोड़ते हैं। बोलिए सर, बोलिए। मुझे मेरा फ्लो तोड़ेंगे आप? बुद्धिजीवी हैं, क्यों तोड़ते हैं? समझ में नहीं आता है। बोलिए आप। मैं कहना चाहता हूं कि जब 5 राज्यों, आपका क्वेश्चन पहले जवाब दे दूं फिर आप पूछिए दूसरा को। जी, मैं जवाब दे रहा हूं। 5 राज्यों के चुनाव में जब अलग अलग दल चुनाव लड़ रहे हैं अपने दल के मूल्यों और सिद्धांतों और जनता की फॉलोइंग के आधार पर, अपने सिद्धांतों के आधार पर, तो वो बातें होंगी वहां पर। जो कमियां होंगी, जिस दल से हम चुनाव लड़ रहे हैं उसकी कमियां बताएंगे, कांग्रेस की जो होंगी हम बताएंगे। और इसकी कोई आंच लोकसभा में नहीं आएगी, यही मतलब है। और चुनाव में अब मैं कहना चाहता हूं, लोकसभा का चुनाव सामने आएगा तो वो प्रदेश सामने होगा। अभी इन चुनावों का हो जाने दीजिए, इनका रिजल्ट आने दीजिए। उसके पश्चात जब वो चुनाव होगा तो उस समय भी समाजवादी, ये जो आप जानना चाहते हैं, समाजवादी अपने दम पर 80 की 80 सीटें जीतने के लिए तैयारी कर रही है, अपने दमखम पर, अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं पर और जनता के प्यार पर। जनता का असीम प्यार, जनता का उत्साह
माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में है। इस समय घोषी ने दिखा दिया है। हमारे साथ कोई आता है उसका स्वागत है, चलिए ठीक नहीं है, आता ठीक है है। तो हम अपने प्रेम नारायण जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते स्पष्ट हैं। हमारा नीति है, ठीक। हम भाजपा को पटखनी देने जा रहे हैं। ठीक। समाजवादी पार्टी, समाजवादी लोग, समाजवादी जनता, समाजवादी सवर्ण, पीडीए, खासतौर से चलिए पीडीए, ठीक है सर, ठीक है सर, सभी मेहमानों से प्रतिक्रिया को लेंगे। हराने जा रहा है। 24 में हमारी सरकार आने जा रही है। सच्चाई ये है, ये हाँ। कितना भी छल कर ले, बल कर ले, ठीक है, मैं अगले सेगमेंट में आपसे पूछता हूँ। प्रेम नारायण जी क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर? जी। क्या कुछ तैयारी है उत्तर प्रदेश में सर आप लोगों की? हमारा जो संगठन है, संगठन निर्माण का कार्य लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में जमीन पर जा रहा है। पूरे संगठन को पूरा विस्तारित किया जा रहा है और हमारे मतलब लगातार सारे दौर चल रहे हैं। संगठन को यथावत मजबूत करते हुए बूथ से लेकर के और सारे संगठनों को सभी को सक्रिय किया गया। पूरी तैयारी के साथ पूरी प्लानिंग के साथ हम लोग आगे आ रहे हैं और 2024 के पहले हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश में अभी यात्रा भी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें संवाद भी होगा, लोगों की बातें भी होंगी जी, लोगों के मुद्दे भी होंगे, लोगों से मिलेंगे, जानेंगे, उनके प्रोग्राम में शामिल भी होंगे। और हम लोग पूरी तरह से अपने यथावत है, सारी चीज है, पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ जो जुमलेबाजी का बंडल जो प्रचारित रहा है, उस बंडल के धागे खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और तैयार क्या है वो तो आम जनता ही समझ चुकी है। क्यों समझ चुकी है? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हर किसी के खाते में 15 लाख आएगा, तो अच्छा, पार्टी ये बताइए, अमित शाह जी कह देते हैं। मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे बहुत लोग सवाल करते हैं कि इस बार क्या अमेठी सीट से राहुल जी चुनाव लड़ेंगे? अमेठी सीट के लिए कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है? वैसे तो 80 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन वो आपका बहुत विधानसभा नहीं, 80 लोकसभा सीटें हैं। सभी 80 लोकसभा सीटों तो पर एक अमेठी की चर्चा होती है ना, अमेठी लोकसभा सीट की बहुत ज्यादा चर्चा होती है। नहीं, देखिए ये सीटों का किस सीट पर कौन प्रत्याशी उतरेगा, ये निर्णय नेतृत्व लेता है, राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है। ये आप नॉर्मल कवायदों का दौर होता है। कवायदें तो चारों तरफ से चलती हैं, कोई कुछ भी कहता है, सभी की अपेक्षाएं होती हैं। जो क्षेत्र में तैयारी करते हैं सभी लीडर अपनी अपनी तैयारी भी करते हैं, लेकिन निर्णय जो होते हैं वो हाई कमान से होते हैं। संजय जी से मैं जरूर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। संजय जी, सबसे आखिर में आपके पास आ रहा हूं, पर आपने सभी सम्मानित प्रवक्ताओं को सुना और वही निचोड़ में आपसे चाहता हूं सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इस चुनाव को होता हुआ? क्योंकि चुनाव से पहले मतलब ये तैयारियों का दौर है और दिसंबर के बाद लगभग पूरी तरह से सभी पार्टियां मैदान में रहेंगी, क्योंकि जीत से पहले जोर लगाने के लिए सबकी अपनी अपनी तैयारी होती है। बहरहाल संजय जी, आपकी एक प्रतिक्रिया। देखिए, चुनावी राजनीति में और रणनीति में हर एक दल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने अपने दावे कर सके। मुझे लगता है कि इस बार इस भाजपा ने यह जो दावा शुरू कर दिया है कि सारे क्षेत्र में उन्होंने अपने लोगों को भेजना शुरू कर दिया है और वहां से वो देंगे और दिसंबर तक वो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किन किन क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति कमजोर है या अच्छी है या जो कुछ भी हो, वो एक अलग विषय है। देखिए, भाजपा के साथ एक चीज तो मानना ही पड़ेगा, चाहे आप इसके आलोचक हो चाहे समर्थक हो, भाजपा हमेशा चुनावी मोड पे रहती है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन चुनावी मोड पर होना और चुनाव जीतना, अभी तक लगातार उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर रहा। अगर पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पे हम लोग अगर दृष्टि डालें तो भाजपा को लगभग 50% वोट मिले थे, जो कि बहुत बड़ा वोट होता है। समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था और उसके बाद इन लोगों को दोनों को मिलाकर लगभग 37 से 38% का वोट मिला था और कांग्रेस को 6.5% के आसपास मिला था जी। अगर सारे दल एक साथ आ जाते हैं, इंडिया गठबंधन एक साथ भी आ जाता तो तब भी 50% के आसपास ही बनता है। तो एक तो यह पहलू है जो डेटा के हिसाब से, लेकिन जो दूसरा पहलू महत्वपूर्ण ये है कि क्या चुनाव केवल डेटा के आधार पर ही लड़े जाते और जीते जाते हैं?
अहम बात। क्योंकि पिछले 10 वर्षों का लेखा जोखा भी मांगा जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी से मांगा जाएगा, और बहुत सारे इशू जो भरकर सामने आए हैं। खासतौर से अगर जाति जनगणना के सवाल को अगर आप देखें, जो बिहार ने शुरुआत की है और उसकी डिमांड अन्य स्टेट्स में भी होने लगी, तो उत्तर प्रदेश में एक प्रकार से नई जमीन तैयार हो रही है और मुझे लगता है मंडल 2 की कहानी लिखी जा रही है। तो आने वाला समय बड़ा ही रोचक होगा। कहना बड़ा आसान है, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा। और भाजपा के लिए 50% का वोट प्रतिशत मेंटेन करना और लगभग वो जो 64 सीटें जो अपना दल की 2 सीटें और 62 इसकी, उसको मेंटेन करना इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि भाजपा को अभी भी एक एडवांटेज है, एडेड एडवांटेज है। और योगी जी की जो प्रशासनिक क्षमता है, जो दक्षता और जो इनका एक उभर कर आया व्यक्तित्व, उभर कर आया, उसको भी जनता जरूर तौलेगी। तो मुझे लगता है ये सब मुद्दे बड़े इनके समानांतर अखिलेश जी को किस तरह से आप देख रहे हैं? काफी दौरा करते हैं, जनता से इंटरेक्ट भी होते हैं, सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय हैं। देखिए, अखिलेश जी थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनको राजनीति में हल्का सा उनको एक गंभीरता लानी पड़ेगी। मुझे साफ साफ कहने में कहीं भी गुरेज नहीं है। कहीं ना कहीं कभी कभी वो इस प्रकार की बातें कर देते हैं, जैसे अलायंस को लेकर, इंडिया अलायंस को लेकर जिस प्रकार की बातें हुई, उसको सतह पे नहीं लाना चाहिए, अंदर ही उस चीज को निपटा लेना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से वो कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन फिर अपनी तरफ वो भी एक बात कह रहे हैं कि हम 60-65 सीटों पे लड़ेंगे। तो ये 15 सीटें किसके लिए? मैं इस पर एक आखिरी प्रतिक्रिया लूंगा आपसे, संजय जी। दीपक जी, चुनौती कम नहीं है बीजेपी के पास भी। मंथन का दौर आप लोगों के लिए जारी है, हालांकि एक एज जरूर है आप लोग के पास हाइक लेने का। लेकिन सीधी बात मेरी केवल ये रहेगी, इंडिया गठबंधन अगर पूरे फॉर्म में आप लोगों से मुकाबला करेगा, कैसे सामना करेंगे? छोटी सी प्रतिक्रिया। मैं आपका प्रश्न नहीं ले पाया, एक बार मेरा सीधा सवाल, छोटा सा सवाल कर देता हूं। इंडिया गठबंधन मान लीजिए पूरी तरह से फॉर्म में तैयार है एनडीए से निपटने के लिए, क्या है सामना करने के लिए आपके पास विशेष अस्त्र शस्त्र क्या रहेंगे? जी देखिए, निश्चित ही देखिए, जिस इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं वो तो अपने गवर्नमेंट से सराबोर है इस समय पे। आप देखिए, एक को कोई चिरकुट कह रहा है, कोई चालू कह रहा है, कोई किसी के नेता को पहचानने से इनकार कर दे रहा है। तो ये तो आपस में ही नजर आता है कि ये किस प्रकार का गठबंधन है। गठबंधन के अंदर अगर ये लोग होते तो एक दूसरे के प्रति इतनी ओछी और छोटी टिप्पणी ना करते। दोनों ही सम्मानित नेता है और दोनों सम्मानित नेताओं को एक दूसरे की गर्मा का ख्याल रखना चाहिए था राजनीति के अंदर। परंतु आज देखिए, ना समाजवादी पार्टी के साथ कुछ आ रही है, ना ही कांग्रेस पार्टी, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला करने में लगे हुए हैं। जब से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नए आए हैं, जब से तो उन्होंने और ही ज्यादा समाजवादी पार्टी के साथ इस प्रकार की घटनाएं शुरू कर दी हैं। परंतु देखिए, भारतीय जनता पार्टी फोकस होकर अपने काम पर ध्यान दे रही है। हम पहले भी चुनाव में जा रहे थे तो भी अपने काम पर ध्यान दे रहे थे। आपने देखा होगा, बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया, महाजनसंपर्क अभियान चलाया, अभी वोटर चेतना महाअभियान चल रहा है। तो ऐसे करके भारतीय जनता पार्टी तो जनता के बीच में सीधा जा रही है। वो जन समस्याओं को, जनता की जो सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियां है और जनता को उनके लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। परंतु देखिए, एक मिनट, अशोक तिवारी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात करी, नौजवान महंगाई से त्रस्त है, भुखमरी, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अरे रामराज चल रहा था क्या 12 से 17 तक? ये सारी समस्याएं। चलिए, आपकी बात पर एक जवाब अशोक जी से ले लेता हूं, समय काफी कम है। अशोक तिवारी जी, एक जवाब अखिलेश जी पर जरूर रहेगा, जो पोटेंशियल है अखिलेश जी में, और यूथ से भी इंटरेक्ट होते हैं, पब्लिक भी उनके साथ रहती है। लेकिन क्या वो थोड़े बहुत ट्वीट या फिर कुछ ऐसे बयान हैं जो नहीं देने चाहिए? क्या सपा ये मानती है एक अच्छा पोटेंशियल है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ऐसा सच्चाई में नहीं है। आज जो सच्चाई में बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता प्रमुख रूप से इस समय नेता विपक्षी दल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा विपक्षी दल है। और जो जनाधार है वो सामाजिक न्याय का जनाधार है। सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है माननीय मुलायम सिंह यादव से लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी मजबूती से लड़ रहे हैं। अभी साइकिल रैली हुई जिसमें जो है पीडीए की रैली हुई। आज पूरा का पूरा पीडीए का आह्वान किया है माननीय अखिलेश यादव जी ने, और पीडीए एनडीए को हराने जा रहा है। भाजपा को धूल चटाएगा पीडीए और जो है समाजवादी सवर्ण, और पूरा समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की जनता आज जो भुखमरी के कगार पर है, 5 किलो अनाज पर निर्भर कर दिया है भाजपा ने। नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, महिलाएं असुरक्षित हैं। आज जवाब देने जा रहा है उत्तर प्रदेश।
80 सीटें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले साल अशोक जी 3 पर है आप 5 ठीक है दीपक जी, प्लीज 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 सभी लोगों की अंतिम प्रतिक्रिया आने दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। एक 24 में सत्ता परिवर्तन तय है। ठीक है चलिए मैं प्रेम नारायण जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया ले जनता लेता के द्वारा हूँ। ठीक है राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर भी। ठीक है सर, ठीक है। प्रेम नारायण जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया जी। आपकी। 24 के चुनाव में क्या भूमिका कांग्रेस की रहेगी? देखिए, कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई पार्टी खड़ी है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है। दूसरी चीज, रणनीति की और विचारधारा की बात की जाए तो पहली चीज क्या होता है ना, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया और वो इनका भ्रामक प्रचार अब समाप्त हो गया है। समाप्त होने के बाद में अब ये धर्म के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर ये सब नहीं चलेगा। अब लोगों को रोजगार चाहिए। ठीक है, इन्होंने भ्रष्टाचार की बातें करी। अभी हाल में मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है और नरेंद्र तोमर जी के बेटे का जो मामला चल रहा है उस पर ये नहीं बोल पा रहे हैं और इनके जो पालतू तोते हैं वो नहीं जा रहे हैं अपने दरवाजे पर झांकने के लिए, तो ये एक्सपोज हो रहे हैं। चलिए ठीक है, महिलाओं के सम्मान की बात ये कर रहे हैं। सुनिए, मतलब सीबीआई को आपके कांग्रेस सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती देगी। संजय जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, फिर इस कार्यक्रम का समापन। संजय जी। देखिए, निश्चित तौर पर अगर पूरे, चूंकि लोकसभा का चुनाव होना है तो भारतवर्ष के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति अभी उतनी मजबूत नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 2.36% वोट मिला था 2022 के विधानसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में 6.5% के आसपास। तो उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो मुझे लगता है कि इंडिया के अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। आज भी देखा जाए, इसको स्वीकार करने में हर्ज नहीं होना चाहिए, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, इनके पास अभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हाँ, उत्साह जरूर है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कांग्रेस को एकजुट किया, कर्नाटक में जबरदस्त विक्ट्री हासिल की, इसके अलावा आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे, आज मध्य प्रदेश में वोटिंग भी हो रही है। मुझे लगता है कि इन 5 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, तो इसका भी एक प्रभाव पड़ेगा। और हो सकता आने वाले समय, मुझे लगता है खासतौर से जो मुस्लिम जातियां, कुछ ओबीसी जातियां और कुछ दलित जातियां बहुत तेजी से कांग्रेस की तरफ अपना झुकाव दिखा रही है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर ही होगा, लेकिन भाजपा को कहां तक वो डिगा सकती है, थोड़ा सा मुझे अभी कहने में संशय है। मैं अभी इस चीज को बहुत ही उस तरीके से नहीं कह सकता हूं, उसके लिए भी महीने 2 महीने वेट करना जरूरी है। जो 3 दिसंबर के बाद है, बिल्कुल सही बात की स्थिति में आपने कही है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में चर्चा हो रही थी, किस विस्तारकों को जिस प्रकार से काम दिया गया है ये कितना फायदा बीजेपी को पहुंचाएंगे। देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबकी नजरें रहती है यूपी के 80 लोकसभा क्षेत्रों पर, क्योंकि जो इसमें सबसे ज्यादा जीतता है कहीं ना कहीं केंद्र में सरकार बनाने में उसकी बड़ी भूमिका में रहती है। फिलहाल बीजेपी का यहां पर राज है, आने वाले समय में किसका राज रहेगा हम देखेंगे। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने